अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरे लेक्चर का दूसरा हिस्सा केमिकल कोऑर्डिनेशन पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमें देखने की ये ज़रूरत है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डक्ट and they produce chemical messengers called hormones which are being directly released in the blood। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिनकी नालियाँ नहीं होती, ये केमिकल मैसेंजर्स बनाते हैं जिन्हें हार्मोन ही सिर्फ कहा जाता है। और इनके जो हार्मोन हैं वो बिल्कुल बराह रास्त खून में शामिल कर दिए जाते हैं। तो जनाब हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ जो सेल्स हैं उनकी ग्रुप्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर बिहेव करती हैं, केमिकल हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन का जो वर्ड है वो ग्रीक ज़बान से आया है जिसका मतलब है एक्साइटिंग, सेटिंग इन मोशन। क्योंकि हार्मोन किसी काम को चलाते हैं इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बहुत सारी किस्में हैं, 20 किस्में जो हैं वो हमारे जिस्म में कमोबेश किसी न किसी फॉर्म में काम करती रहती हैं। हत्ता कि हमारा जो स्टमक है वो हज़म करने वाला एक पार्ट है लेकिन वो भी हार्मोन्स रिलीज़ करता है। मुख्तलिफ़ जानवरों में मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन रिलीज़ करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हम एक बेसिक अब देखेंगे कि क्या पैटर्न है। सबसे पहले हम देखें कि हार्मोन जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका एक मखसूस केमिकल स्ट्रक्चर होता है और हर हार्मोन केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ये जिस टिश्यू पर या जिस सेल के ऊपर जाकर एक्ट अपॉन करेंगे उसको हम कहेंगे कि इसका टारगेट टिश्यू है और ये सिर्फ टारगेट टिश्यू पर ही जाकर एंट्री करेंगे, उसी के ऊपर इनके रिसेप्टर्स पाए जाएंगे और वहीं जाकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म शुरू कर देंगे। वहाँ जाकर ये बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू करा सकते हैं। एंजाइमेटिक रिलेशनशिप जो है जिनकी वजह से जो रिएक्शंस कैटलाइज होते हैं वो शुरू करा सकते हैं। किसी चीज़ की सिंथेसिस शुरू करा सकते हैं, किसी चीज़ की सिंथेसिस को, किसी रिएक्शन को रोक सकते हैं। यानी एक हार्मोन दोनों तरह से काम कर सकता है। या तो किसी चीज़ को बढ़ा सकता है, ये स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, या किसी चीज़ को ये रोक भी सकता है, ये इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो ये मेटाबॉलिक जो फिनोमिनॉन होते हैं उनको भी देखते हैं और ये सेक्सुअल मेचोरिटी भी कॉज करते हैं। जिसमें एक जानदार मेल है तो उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे और फीमेल है तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे। अब हम इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस हमारे अगले हिस्सा जो ब्रेन का है, फोर ब्रेन का, उसका एक पार्ट है और ये थर्मोस्टेट के तौर पे भी बिहेव करता है, हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसमें वो न्यूरॉन्स जो कि सिक्रीशंस पैदा करें उनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉट्स की शक्ल में आपको हार्मोन्स की रिलीज़ दिखाई गई है। जो हाइपोथैलेमस है वो ऑक्सीटोसिन या ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसे कहते हैं, वो सिक्रीट करता है। इनकी दोनों की जो डिटेल्स हैं हमने इंशाल्लाह ताला आगे पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो भेजे जा रहे हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स को डायरेक्ट जो है वो आर्टरीज़ में भेजा जा रहा है क्योंकि आर्टरीज़ में ताज़ा खून गर्दिश करता है तो ये हर जगह से जहाँ से भी गुजरेगा ये हार्मोन को आगे स्प्रेड कर सकेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे मटर की जो दाना होता है उसके बराबर, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जिस्म में पाए जाने वाले तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर है और सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत छोटा सा गोल सा है और इसके दो हिस्से बने हुए हैं। एक अगला हिस्सा कहलाता है एंटीरियर लोब और पिछला हिस्सा कहलाता है पोस्टीरियर लोब। दोनों में आप देख सकते हैं कि कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है जिसे कैपिलरी बेड कहते हैं। कैपिलरी बेड क्यों होता है? ताकि वहाँ से जब खून गर्दिश करेगा तो वो चीज़ों की डिफ्यूजन में और एक्सचेंज में हेल्प आउट करेगा। जब रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो आते हैं तो वो आगे से मज़ीद और हार्मोन्स की सिक्रीशंस को थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड कॉज करते हैं। तो यहाँ पर आप आर्टरीज और वेन्स दोनों की प्रेजेंस देख रहे हैं जिसकी मदद से काबिल बनाया जाता है इन हार्मोन्स को कि ये अपना एक्ट अपॉन अपने एक्शंस को शो करें। अब केमिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कैन बी, अगर पेपर में आपको 2 नंबर का सवाल आ जाए तो उसका जवाब ये होगा। केमिकली कुछ मखसूस किस्में हैं जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स हो सकती हैं जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। आपको याद होगा कि इंसुलिन हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करती है। कुछ जो हमारे हार्मोन्स हैं ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं या अमाइनो एसिड्स की भी आगे से जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनसे, इनके मेन स्ट्रक्चर से बनने वाले कंपाउंड्स उनसे मिलकर बनते हैं। आपको ये बात याद होगी कि अमाइनो एसिड बजाते खुद मिलकर कई तरतीबों से, कई हज़ारों किस्मों से प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स।
सो अ हार्मोन कैन बी अ कंप्लीट प्रोटीन और इट कैन बी अ अमाइनो एसिड और इट्स डेरिवेटिव। इसकी मिसाल है थायरॉक्सिन, हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि हमारे दिमाग में कहीं कहीं न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा अगर या तो मुकम्मल तौर पर हार्मोन प्रोटीन है, अगर प्रोटीन नहीं है मुकम्मल तौर पर तो वो कोई एक अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड नहीं है तो उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा और एडवांस है, और अगर ये भी नहीं है तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है कि एक ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर एक लड़ी की सूरत में जुड़े हुए हैं। इसकी मिसाल है वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा स्टीरॉइड्स भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, आपने स्टीरॉइड्स का नाम अक्सर अखबारों में सुना होगा। इसमें स्टीरोल ग्रुप लगा होता है। इसकी मिसालें एस्ट्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसमें हमारा आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर अगर आपको सवाल आता है तो आप इस तस्वीर को ज़रूर बनाएं और इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है उसे भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। तो जी वैसे तो ये हमारा फोर ब्रेन का हिस्सा है, हमारे जिस्म का थर्मोस्टेट है, हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है, लेकिन क्योंकि कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है तो हम इसे कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका मुखफ़फ़ ADH है वो प्रोड्यूस करता है। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से ट्रैवल होकर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं और वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है इनको रिसीव जो है करने के बाद, स्टोर करने के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है और फिर ये अपने काम के सरंजाम देने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। ये मटर के दाने के बराबर है। इसकी शक्ल ओवॉइड गोल सी नहीं है बल्कि अंडे के जैसी है, बैजवी सी है। अगर हम इसका वज़न देखें तो 0.5 ग्राम है। ये एक छोटी सी डंडी नुमा स्ट्रक्चर की मदद से हमारे फोर ब्रेन के अगले हिस्से में जुड़ा हुआ होता है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इसकी वैसे तो 3 हिस्से होते हैं, दरमियानी हिस्सा आपको पिछले पैराग्राफ में नहीं बताया गया, लेकिन 3 हिस्से होते हैं। सबसे अगला हिस्सा एंटीरियर लोब, सबसे पिछला हिस्सा पोस्टीरियर लोब और दरमियान में एक छोटा सा हिस्सा जिसे मीडियन लोब के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर लोब असल में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ओवरऑल रिलीज़ होते हैं, तो इसी को कंसीडर किया जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड, और उसमें भी एंटीरियर लोब जो है इट इज़ द मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल्स rest of the types of hormone secreting endocrine glands which are present in our body। अब हम वन बाय वन देखेंगे उन सारे हार्मोन्स को जो कि एंटीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसे STH भी कहते हैं या सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर SRF भी कहते हैं। ये जो SRF रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से, ये तमाम ज़िंदगी बनता रहता है। सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। जब भी ग्रोथ जो है वो सीज़ हो जाती है बुलूगत के बाद, जब आपका कद भी बढ़ जाता है, आपकी हाइट एक मखसूस वक्त पर आकर रुक जाती है, तो ये वाली ग्रोथ रुक जाती है जिसमें हड्डियों का लंबा होना शामिल होता है। लेकिन दूसरी तरह की ग्रोथ प्रोसेसेस आपके जिस्म में चलते रहते हैं जिसमें आप देखते हैं प्रोटीन्स, जिसमें आप देखते हैं कि प्रोटीन का बनना। अब अगर ये हद से ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये जाइगेंटिज्म करेगा, जिसकी वजह से हाथ, पैर, टांगें, जॉ, जबड़े जो है ये बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जब हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हाथ पैर भी क्योंकि बहुत लंबे लंबे होते हैं तो इस कंडीशन को एक्रोमीगैली बोलते हैं। और अगर ये अंडर सिक्रीशन इसकी हो रही है, यानी जितनी इसकी ज़रूरत जिस्म को है उतनी नहीं सिक्रीट हो रही, तो हाइट छोटी रह जाएगी, बोन्स लंबी नहीं होंगी, कद छोटा रह जाएगा और डवार्फिज़म हो जाएगा इसके नतीजे में। और इसकी वजह से जो हार्मोन बाकी के हमारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि थायराइड के हार्मोन है, एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन है, वो भी अपना काम सही से सरंजाम नहीं दे सकेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो रिलीज़ है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर की, वो हाइपोथैलेमस से है। फैक्टर हमेशा वो चीज़ें होंगी जो हाइपोथैलेमस भेजेगा ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड फिर आगे से स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजे। तो TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड जिसकी शक्ल बटरफ्लाई के जैसी होती है, जो कि हमारे हलक के नीचे करके गर्दन में पाया जाता है, वहाँ पर जाता है और वहाँ से 2-3 हार्मोन जो ये रिलीज़ कराता है। T3 थायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके ना होने से थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं करेगा और बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और हमारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मली काम नहीं करेगा। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें और ग्रोथ के जो रिलेटेड हार्मोन है उसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड का काम करना, सही काम करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, इसे कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। अगेन इसका भी रिलीजिंग फैक्टर है, हाइपोथैलेमस से आता है और ये स्टीरॉयड लेवल जो है वो कंट्रोल इसके जो होते हैं वो ब्लड में नर्वस स्टिमुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमस को मैसेजेस भेजा जाता है कि कब कब इस हार्मोन की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस कंडीशन में, या जब कोल्ड ठंडक है, हीट गरमाइश है, दर्द महसूस हुई, फ्राइट आपको डर या खौफ आ गया, या आपके जिस्म में कहीं इन्फेक्शन पैदा हो गया, तो उन सूरत हाल में आपके जिस्म को तैयार करने के लिए हार्मोन काम करता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GH कहलाते हैं। ये आपके जिस्म में बने वाले फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है ये एक्साइट करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को ये सिक्रीट करवाते हैं। इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मेल्स में सिक्रीट करवाते हैं, प्रोलैक्टिन फीमेल्स में सिक्रीट करवाते हैं, जिससे दूध के बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है और फॉलिकल्स के बनने के अमल से एग प्रोडक्शन फीमेल में शुरू हो जाती है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है नाम से जाहिर है कि ये वो हार्मोन है जिसका रिप्रोडक्शन से ताल्लुक है। अब हम इसमें से हर एक को देखते हैं। FSH, LH या दूसरे मायनों में ICSH, ये इनके मुखफ़फ़ हैं। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर की वजह से बनना शुरू होते हैं। प्रोलैक्टिन कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से एंड इज़ इनहिबिटेड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अगर किसी हार्मोन के साथ स्टिमुलेटिंग का नाम आता है तो इसका मतलब है कि ये किसी चीज़ को एनहेंस करेगा। अगर किसी हार्मोन के साथ इनहिबिटरी का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब है कि ये किसी चीज़ को कम करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में फॉलिकल डेवलपमेंट जो है वो करवाता है, ये oocytes की प्रोडक्शन तेज़ कराता है। ये जनाब जब बलोगत होती है तो ये एग प्रोडक्शन स्टार्ट कराता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए। इसी तरह मेल्स में भी जो टेस्टिस प्रोडक्शन है, जो टेस्टिस की ग्रोथ है और स्पर्म प्रोडक्शन है वो इसकी वजह से कंट्रोल में रहेगी। तो इस तरह की आप देख रहे हैं कि जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर जब एग बन जाता है तो एग रिलीज़ हो जाता है, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अगर तो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी की तरफ लीड करेगा, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो जिस फॉलिकल के अंदर बना होता है एग तो ख़त्म हो जाता है बिकॉज इट्स अ सेल, लेकिन जो बाकी के फॉलिकल का हिस्सा होता है वो कॉर्पस लूटियम नाम के एक सुकड़े हुए श्रिंक्ड हिस्से में तब्दील हो जाता है जिसका येलो रंग होता है, और वो भी ग्लैंडुलर इन स्ट्रक्चर होती है और वो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रीट करती है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये और वाज़ेह हो जाएगा।